स्कैम, जिसमें हमारे देश के 3 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों की लगभग 24,000 करोड़ रुपए डूब गए। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो कभी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर बनी, जिसने सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पर अपना नाम सजाया, और फिर वही कंपनी अपने ही लोगों को ठग जाती है। ये कहानी है उन छोटे दुकानदारों की जो अपनी दुकान को एक दिन एक एम्पायर बनाने का सपना देखते थे, उन रिक्शा वालों की जो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की उम्मीद में रोज मेहनत करते थे, उन माँ बाप की जो अपने बेटे की शादी को जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न बनाना चाहते थे, और उन सारे गरीब इन्वेस्टर्स की जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई बेहतर भविष्य के लिए इन्वेस्ट की, पर सब बर्बाद हो गया। ये कहानी है सहारा इंडिया, और ये कहानी है उस आदमी जिसे लोग सहारा के नाम से जानते थे, सुब्रत रॉय, और कैसे उन्होंने परिवार के नाम पर 3 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलकर एक इतिहास बना दिया। लेकिन सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेर संजीव। 10 जून 1948 बिहार के अररिया जिला में एक आम बंगाली हिंदू परिवार में सुब्रत का जन्म हुआ। स्कूलिंग कोलकाता के होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट से हुई और फिर परिवार के साथ गोरखपुर शिफ्ट हो गए। गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग खत्म होते ही सुब्रत ने नौकरी का रास्ता ना चुन के अपना बिजनेस शुरू किया। गोरखपुर के बाजारों में उनकी अपनी जर्नी शुरू हुई। लोग कहते हैं सुब्रत उन दिनों अपने स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करते थे। उन्होंने नोटिस किया कि भारत के आम इंसान छोटे सपने जीता है, लेकिन उन सपनों को सुरक्षा की बहुत जरूरत होती थी। ये सब देखकर सुब्रत के मन में एक आइडिया ने जन्म लिया। साल 1976 सुब्रत रॉय ने एक छोटी सी फाइनेंस कंपनी ज्वाइन की, जिसका नाम था सहारा फाइनेंस। ये एक स्ट्रगलिंग चिट फंड कंपनी थी जो मुश्किल से चल रही थी। सुब्रत ने 2 साल तक वहां काम किया और 1978 में आखिरकार उस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। बस यहीं से सहारा इंडिया परिवार की कहानी शुरू। कंपनी मिलते ही सुब्रत ने बिजनेस मॉडल ही बदल दिया। उन्होंने सहारा फाइनेंस को एक नई कैटेगरी में दाखिल किया, रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी यानी RNBC। ये एक ऐसा फाइनेंस मॉडल था जो उस दौर में बहुत कम कंपनीज यूज करती थी। ये कंपनीज फुल फ्लेज्ड बैंक ना होते हुए भी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती थी। सुब्रतों ने ये फॉर्मूला पीएलएस नाम की पुरानी कंपनी से इंस्पायर होकर अपनाया था। सोचिए, शुरुआत एक छोटे से ऑफिस में हुई, सिर्फ 2000 के सिप कैपिटल के साथ। टारगेट ऑडियंस बिल्कुल गरीब लोग और छोटे व्यापारी। स्ट्रेटेजी सिंपल थी, उन्हें बड़े सपने दिखाओ और उनसे छोटे छोटे पैसे जोड़ो। सहारा ने अपने एजेंट नेटवर्क गांव-गांव, कस्बे-कस्बे फैलाना शुरू किया। जहां बैंक की ब्रांच दूर थी, वहां सहारा का एजेंट पहुंच गए। एक तरफ जहां नेशनलाइज्ड बैंक्स के लिए दूर दराज इलाकों में जाना मुश्किल था, वहीं सहारा के एजेंट हर गली, हर गांव तक लोगों के दरवाजे दस्तक देने लगे। पैसों का सिलसिला बढ़ता गया, एजेंट्स की संख्या बढ़ती गई और सहारा इंडिया परिवार तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। 1990 तक सुब्रत रॉय ने ऑपरेशन को गोरखपुर से उठाकर लखनऊ शिफ्ट कर दिया। 1990 के बाद सहारा सिर्फ एक डिपॉजिट लेती कंपनी तक सीमित नहीं रहा। जितना पैसा जमा हो रहा था, सुब्रत रॉय ने उसे नए नए बिजनेसों में इन्वेस्ट करने लगा। रियल इस्टेट, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एविएशन, कुछ भी नहीं छोड़ा। 1992 में राष्ट्रीय सहारा नाम से एक हिंदी डेली न्यूज पेपर लॉन्च की गई। 90s के दौर में ही सहारा ने सहारा टीवी के नाम पर एक टीवी चैनल शुरू किया, तो बाद में सहारा वन के नाम से जाना गया, और सहारा मूवी स्टूडियोज के नाम से एक फिल्म प्रोडक्शन वेंचर भी स्टार्ट किया। उन्होंने एयर सहारा नाम से एक एयरलाइन भी शुरू की, जो बाद में जेट एयरवेज को बेचा गया। सबसे बड़ा सपना था एक लग्जरी सिटी बनाकर। उन्हीं के पास अमदेवली सिटी के नाम से एक शानदार टाउनशिप प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। लोगों को लगने लगा कि सहारा हर फील्ड में छा जाएगा, सिटी बनाएगा, एयरलाइन चलाएगा। ये डाइवर्सिफिकेशन का सिलसिला इसीलिए भी चल रहा था क्योंकि सहारा के पास कैश की कमी नहीं थी। हर रोज हजारों लोग पैसा जमा कर रहे थे। 2004 तक सहारा हर घर का नाम बन चुका था। टाइम मैगजीन ने उस साल सहारा इंडिया परिवार को इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर घोषित किया। कंपनी के फील्ड एजेंट्स और एम्प्लॉयज मिलाकर 1.2 मिलियन यानी 12 लाख लोग सहारे के साथ जुड़े हुए थे।
अर्ली 2000 तक सहारा का टोटल एसेट 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। कंपनी का दावा था कि 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ने सहारा में पैसा लगाया था। मतलब हर 37 इंडियन में से एक का सहारा से नाता जोड़ लिया था। इतने बड़े स्केल पर किसी नॉन बैंकिंग कंपनी को देश में पहले कभी नहीं देखा गया। सहारा की सफलता का रास्ता गरीब और लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करके उनकी जरूरत के हिसाब से सपने दिखाना। 1980s और 90s में सहारा ने कुछ ऐसी स्कीम निकाली जिन्होंने गांव-गांव में धमाल मचा दी। 19 एक प्लान बहुत मशहूर हुआ जो था 3 साल में ट्रिपल। सोचिए, एक गरीब किसान या मजदूर जो मुश्किल से हर हफ्ते 50-100 रुपए बचा पाता है, उसके लिए ये स्कीम एक लॉटरी टिकट की तरह थी। सहारा के एजेंट इसको इतने आसान शब्दों में समझाते कि गांव के अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी इन्वेस्ट करने को राजी हो जाए। फिर आया एक और धमाकेदार स्कीम, रोजाना नमस्ते यंग। सहारा ने कहा 10 रुपया रोज जमा करो और कुछ साल में एक बड़ी रकम पाओ। वादा ये था कि 3 साल में जमा पैसा डबल हो जाएगा। अब सोचिए, अगर 1 करोड़ लोग 10 रुपया रोज इन्वेस्ट करें तो 10 करोड़ पर डे का कलेक्शन होता है और साल भर का 3,650 करोड़। लेकिन 18 महीने बाद सहारा ने अनाउंस किया कि रोजाना नमस्ते यंग की कलेक्शन अब बंद। मतलब अब एजेंट्स लोगों को घर से पैसा कलेक्ट नहीं करेंगे। सहारा ने बोला अब डिपॉजिटर्स को खुद सहारा के ऑफिस जाकर पैसा जमा करने होंगे। गांव देहात के लोगों के लिए हर रोज या हर हफ्ते शहर जाकर ऑफिस में डिपॉजिट करना लगभग नामुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि हजारों लोग टाइम भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पाए और डिफॉल्ट कर गए। ना पूरा प्रिंसिपल जमा हो पाया, ना वादे के मुताबिक रिटर्न मिला। कोई पूछने वाला भी नहीं था कि इन बेचारों का अब क्या होगा। फिर भी नए नए प्लान आते रहे। असल में ये स्ट्रैटेजी एक पॉन्जी स्कीम की तरह बन चुकी थी। नया जमा पैसे से पुराने वालों को इंटरेस्ट या रिडम्पशन भर दो और नई स्कीम अनाउंस करके फिर नए पैसे उठाओ। वैसे ये पहली बार नहीं था जब हमारे देश में इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ। इससे भी पहले हर्षद मेहता का स्कैम 1992 में और केतन पारेख स्कैम 2001 में हो चुका था। इन स्कैम की कहानियाँ हम हमारे वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो बाद में उन्हें जरूर कवर कीजिएगा। सवाल उठने लगा, आखिर ये पैसा आया कहाँ से? इसी दौरान सहारा के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत काम आई। ऐसी अफवाहें थी कि बहुत से नेताओं के पैसा सहारा में लगा है, इसीलिए कोई सरकारी रेगुलेटर्स उन पर सख्ती से हाथ नहीं डाल रहा था। 90s और 2000 की शुरुआत में जब चीट फंड कंपनीज पर आरबीआई ने थोड़ा दबाव बढ़ाया, सहारा ने तुरंत अपने आप को आरएमडीसी की कवर में सुरक्षित कर लिया, जिससे उन पर डायरेक्ट आरबीआई कंट्रोल काफी कम हो गया। 2000 के दौर तक सुब्रत रॉय ने अपनी छवि एक देशभक्त, लोगों का ख्याल रखने वाला बिजनेसमैन की बना ली थी। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करके सबका दिल जीत ही लिया था। साथ ही साथ इंडियन हॉकी टीम को भी सपोर्ट किया। सहारा के हर एड में एक इमोशनल कनेक्ट दिखाया जाता था। सहारा इंडिया परिवार, जिसे सुब्रत एक परिवार की तरह चलाने का दावा करते थे। वो खुद को बड़ा बॉस नहीं बल्कि मैनेजिंग वर्कर बुलाते थे, यानी खुद को अपने एम्प्लॉय जैसा एक आम वर्कर बताते थे। उनकी इमेज जानबूझकर एक आम इंसान की तरह दिखाई जाती थी। कभी सुब्रत अपने स्टाफ के साथ जमीन पर बैठ के चाय पीते दिखे तो कभी साइकिल चलाते हुए फोटो खिंचवाते। लेकिन दूसरी तरफ उनकी लाइफस्टाइल की शान शौकत भी कम नहीं थी। 2004 में उनके दोनों बेटों की शादी एक साथ लखनऊ में हुई और इतने शाही अंदाज में हुए कि पूरी दुनिया ने देखा। कहा जाता है कि लगभग 552 करोड़ इस शादी में खर्च हुई। लखनऊ के सहारा शहर कॉम्प्लेक्स को दुल्हन की तरह सजाया गया। 11,000 से ज़्यादा मेहमान बुलाए गए। बॉलीवुड के सुपरस्टार्स, क्रिकेट के सितारे और राजनीतिज्ञ महानुभाव सब शामिल थे। हेलीकॉप्टर से फुल वर्षा, 5 स्टार खाना, जश्न और नाच गाना, बिल्कुल महाराजों वाला सीन। सुब्रत रॉय ने अपने आप को हमेशा लो प्रोफाइल दिखाने की कोशिश की, मगर कंपनी का दबदबा बाहर से हाई प्रोफाइल था। उनका सहारा परिवार हर साल भारत पर्व जैसे ग्रैंड कल्चरल इवेंट करता था, जिसमें हजारों एम्प्लॉय का सम्मेलन होता और सहारा श्री सुब्रत गुरु की तरह पूजा जाता। उन इवेंट्स में फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटीज तक आते और ये दिखाया जाता था कि सहारा एक परिवार है, यहाँ सब कुछ है। कंपनी का मंत्र था इमोशन,
सेंटिमेंट और भारत यानी देशभक्ति और परिवार की भावना को बिजनेस के साथ जोड़ दिया गया था। लेकिन इस चमकती हुई इमेज के पीछे धीरे धीरे अंधेरा बनने लगा था। लेट 2000 तक बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अंदर ही अंदर कंपनी का फिनेंशियल हालत बिगड़ने लगा था। इतना पैसा लोगों का जमा था, उसका बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और दूसरे बिजनेस में फंसा हुआ था, जिससे तुरंत कैश फ्लो नहीं आ रहा था। लेकिन इन्वेस्टर्स को उनकी मैच्योरिटी पर उनके पैसे लौटाने का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कंपनी को नए पैसे लाना जरूरी हो गया ताकि पुराने वाले वादे निभा सके, वरना पूरी सहारा आज सुब्रत रॉय की कहानी एक वार्निंग की तरह देखी जाती है। जो व्यक्ति कभी सहारा इंडिया परिवार का हीरो बनकर पोस्टर पर छाया रहता था, आज अक्सर लोगों की नजरों में एक धोखेबाज के रूप में याद किया जाता है। हमारा काम उन पर फैसला देने का नहीं है, मगर उनके कामों ने जो नुकसान किया, ये काम हमें एक बहुत ही अच्छी सबक सिखाती है। जो स्कीम्स सुनने में ठोकर होते हैं, उससे दूर रहना ही बेहतर है। यानी अगर कोई आपसे ये कहे कि आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएंगे या ट्रिपल हो जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाई रिटर्न्स का वादा अक्सर लॉटरी टिकट्स की तरह होती है। सपने तो दिखाते हैं, लेकिन हकीकत से बहुत दूर। अंत में सहारा इंडिया की ये पूरी दास्तां हमें ये सिखाती है कि हम अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते वक्त हमेशा सतर्क रहे, डिटेल्ड रिसर्च करें, दिल और दिमाग दोनों से सोच समझकर फैसला ले, ताकि फिर कोई सहारा काम जन्म ना ले और किसी और के सपना इस तरह ना टूटे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। मैं सी संजीव, साइनिंग अप फॉर टुडे।